नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का टोपी, जो आपका पाठ है टोपी कहानी, उसका अनुवाद, उसको पढ़ेंगे पहले। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी ज़रूर किया करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें भाई, क्योंकि यदि आप है ना बीच में स्किप करके देख लोगे तो लेसन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और फिर प्रश्नोत्तरों का आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप है ना प्रश्न बिल्कुल रटे ना, समझें, समझ के करें। तो आइए पढ़ते हैं लेसन। एक थी गौरैया यानी गोरैया, और एक था गौरा यानी नर गोरा नर गोरैया। गोरैया एक चिड़िया होती है भाई। दोनों एक दूसरे के परम संगी यानी बहुत स्नेही, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, बिन सार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, यानी सवेरा होते ही वो दाना चुगने के लिए निकल पड़ते। और चुगने और झुटपटा होते ही खोते में आग घुसते, यानी जो घोंसला था उसमें आ जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बिठाते, यानी जिन दिन में जो जो देखते सुनते उनको आपस में बतियाते थे। गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसा रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है यानी सुंदर लगता है उन पर कपड़ा, यानी देखिए कपड़ा उन पर कितना सुंदर लगता है, कितना जचता है, खाक फबता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है, यानी ज़्यादा बदसूरत लगने लगता है आज लट जीरा चुग गई हो। लट जीरा यानी कि कोई भांग के समान नशे की चीज़ है ना, तुमने खा ली है। गौरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। गौरा, अब तू ही सोच, अभी तो तू सुगढ़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, यानी तेरी सुगढ़ काया, सुंदर काया का एक एक कटाव अंग जो है मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक लेती, सरापा होता सिर से पांव तक ढक लेती, तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए पहनता है आदमी, यानी कपड़े मौसम की मार से बचने के लिए पहने जाते हैं। गौरैया नर गौरैया से कहती है, तू समझती नहीं। गौरा हंस करके बोला, कपड़े पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी ताकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, यानी प्रॉब्लम्स भी हैं, इसकी समस्याएं भी हैं। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है। यानी लेखक ने यहाँ ये भी एक कटाक्ष किया है कि कपड़े पहनने से आदमी के बारे में पता नहीं चलता ये कैसा है, यानी उसकी हैसियत है वो अलग हो जाती है, बदल जाती है, रुतबा उसका परिवर्तित हो जाता है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, यानी हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन कैसा व्यक्ति है, ये गरीब है अमीर है। अच्छे कपड़े पहनने के बाद गरीब आदमी भी अमीर लगने लग जाता है, यानी कपड़ों से इंसान की पहचान होती है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता है। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है,
यानी रोजाना नए नए कपड़े पहनता रहता है, वह निरा पोंगापन है, केवल दिखावा है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर तो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। यानी केवल शरीर शरीर को नहीं ढकता, हाथ पैर को भी पूरे को ढक लेता है वो। भाई हाथ पैर तो है ना किसके लिए होते हैं, काम करने के लिए होते हैं, उनमें दस्ताने पहन लेता है, मोजे जूते पहन लेता है। सिर पर लटे हैं और सिर पर बाल हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले हैं, यानी आप ही तो है ना वैसे ही ठीक है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। तू टोपी पाएगी कहाँ से? गौरा बोला गौरैया से कि तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों की टाट उलट जाती है। यानी जब एक राजा बनता है तो वह प्रजा कितनी ही प्रजा को प्रताड़ित कर देता है, तुम नहीं जानती। यहाँ जो इस तरह की राजनीति है, उस राजनीति पर लेखक ने कटाक्ष किया है। जरा सी चूक हुई कि टोपी उछालते देर नहीं लगती, यानी टोपी उछालने का मतलब इज्जत नीलाम होना। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, यानी कितनों की चापलूसी करनी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन कालक से मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देर इज वेल देर इज वे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घोड़े पर चुगने निकले। यानी जो बातचीत उनकी हुई थी, मशवरा, मामूल होता है मशवरा। निकले चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया, छोटा जो फाहा मिल गया, मिल गया मिल गया मिल गया। यानी बार बार वो कह रही थी। गौरैया खुशी के मारे है ना घोड़े पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया? मिल गया रे? गौरे ने चिहाक कर पूछा, ये चहक करके पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फावा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया था। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा था। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों के रास्ते में पड़े मिलने से रहे। यानी चाबुक तो मिल गया रास्ते में, यानी तुम्हें फाहा तो मिल गया, लेकिन इससे टोपी नहीं बनेगी। गौरव से समझाते हुए बोला, इस रुई के फोए से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? यानी इससे टोपी बनेगी तो कैसे? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फावा लिए हुए एक धुनिया के पास चली गई। धुनिया होता है जो रुई को धुनता है भाई। और बड़े मुनहार से बोली, प्रेम पूर्वक बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाये को धुन दो। धुनैया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। मिर्जई रिजाई। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रिजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने। उज्र न करो
भैया यानी चिंता मत करो भैया। गौरैया बोली मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी उजरत जो तुम्हारा मेहनताना होगा ना वो पूरा दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगी। धोनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने की मजूरी, इसके लिए तो सपना ही थी। वह झट से तैयार हो गया और घर चौं उसकी तांती तांद जो जिससे रुई धुनी जाती है पतले तार, वो बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी तो इसे ले लो इसे, उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गौरैया ने। इससे उत्साहित होकर के गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी होता है सूत काटने वाला। कोरी की कमर झुकी हुई थी, यानी काम के मारे वह बिल्कुल बूढ़ा दिखाई दे रहा था। उसने बदन पर छज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला तुम लोग यहाँ से भागते हो या नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा के लिए अचकन के लिए सूत काटना है। अचकन जो पहनने के लिए होती है, कुर्ते जैसी जो बड़ा लंबा कुर्ता। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की, यानी मल्लार गीत गाने की। भैया इस मुल्क में मैं सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? गौरैया अचरज से बोली तू किस मुल्क से आई है? मुल्क मतलब देश। कोरी ने उसे आंख भर करके देखा। जानते नहीं यहाँ का चलन खट मरे बरघा बैठा खाए तुरंग। तो यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर ही और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगवे भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। लघुए भगवे यानी जो उसके जो चमचे होते हैं ना, आजकल राजनेताओं के जो चमचे हैं उनकी बात कर रहा है लेखक। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, जो उचित मुआवजा हो देंगे। गौरैया बोल पड़ी इसे काट दो, आधा सूत तुम ले लो आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी बाजी मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लिच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, जुहार करने लगे, प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे। बुनकर भैया इसे कटे हुए सूत से कपड़ा बना दो। बुनकर इसे अगबग होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी राजा जी के लिए बग्गा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो जवाब करे चकार, यानी मैं तुम्हारा चाकर होता नौकर। भाई मैं तुम्हारा काम करूँगा तो मेरी जान पर बनाएगी। इतना कह करके बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, लीन हो गया। इसे बुंदे भैया गौरैया ने साहस संजो करके कहा हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, यानी बगैर पैसे हम काम नहीं करवाते। इसे बुंदे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी लुढ़कने लगी। थोड़ी देर में उसने काफ़ी गफ्स दवीज कपड़ा बना दिया, बहुत ही सुंदर और जो है ना टिकाऊ। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए वह दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सील दो,
खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी रोज से बोला, गुस्से से बोला, देखते नहीं राजा जी कि 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उसी का 10 रत्न के लिए, यानी 10वां जो रत्न है उसके लिए मुझे ढेरों झबले यानी झुगले बनाने हैं भाई। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंड या भरी कुछ देना न लेना भर माथे पसीना, यानी कहने लगा कुछ लेना देना है नहीं, क्यों पसीना पसीना हुए। हम तो भरिए बेगार में कुछ नहीं करवाते नहीं। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सील दे, बल्कि 2 टोपियाँ सील दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मौजी तैयार न होता। मजदूर, मौजी मतलब मजदूर। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर करती सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सील दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से 1 टोपी और 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने भाई जो लटकन होती है ना, वो जिसे टोपी सुंदर लगती है। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांग पर ही नाचने लगी। फुदकरने लगी। गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली है, 5 फुंदने वाली। तो विद्यार्थियों, यहाँ ये गोरा और गौरे की बात नहीं है। यहाँ लेखक ने हमारे भारतवर्ष में जिस तरह से लोग रिश्वत दे करके काम करवाते हैं और जो वस्तु हमारी सरकार में ऊपर से हमारे लिए चल करके आती है, वो यदि 100% वहाँ से चलती है तो हम तक पहुँचते पहुँचते उसमें से बहुतेरा जो है बीच में ही रह जाता है, हम तक वाजिब नहीं मिल पाता है। यानी इस पर एक करारा व्यंग्य है वो लेखक ने किया है। वाकई तो रानी लग रही थी। गौरे ने भी आखिरकार कहना ही पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते हुए उसके मन में एक नए हुल्स ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायज़ा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। कंगूरा होता है बेटा छज्जा, बारजा। उस वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की तरह मालिश करवा रहा था। राजा इस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलवा सिर पर चंपी कर रहा था, यानी सिर को मल रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, यानी चटका रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडुली पर गुद्दी काट रहा था। यानी गवैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा ने के सिर पर टोपी नहीं, इस तरह से चिल्लाई। मालिश करवाते हुए राजा ने नज़र गौरैया से टकराई। गौरैया के सिर पर फुंदने वाली टोपी देखकर उसकी अक्ल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट से पहन ली। देख रही फदगुदी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। जब राजा ने टोपी पहन ली तो देख मेरी टोपी पर 5 फुंदे लगे हुए हैं, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं हैं। राजा को बेहद एठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के
सामने एक चिड़िया की क्या मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, यानी पाँखें उखाड़ दो। सिपाहियों, देर न करो। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मार कर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने टोपी को पैरों तले मसले जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देख करके दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देख करके वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, यानी राजा ने पता करवा लिया। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अंदाता कि दुहाई हो, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गिड़गिड़ाहट की मानी देन के समान राजा की आवाज़ निकली। दुहाई अंदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, यानी बहुत बढ़िया कपड़ा था, एकदम गफ्स और दबीज, सुंदर, माकूल। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फुकारने लगा, यानी नाग की तरह राजा ने फुकार भरी। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लिच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा फिर दहाड़ा भाई। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, बात नहीं वजह बताओ। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी, बिजली की तरह राजा फिर आवाज़ में कड़की, हाँफते हुए छाती पीटते हुए दुनिया हाजिर हुआ। खम्मा अंदाता, है अंदाता, क्षमा कीजिएगा। खम्मा नहीं यानी स्मा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से में कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर के इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने ज़मीन पर लेट करके कहा। आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत, इतनी सुंदरता क्यों नहीं थी। अभयदान दे तो मैं बोलूँ। अभयदान यानी भाई आप मुझे है ना मारो नहीं ना, तो मैं आपको बता दूंगा। दुनिया बोला चलो दिया, यानी राजा ने वचन दे दिया। राजा बोले अब बताओ महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें से आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, जिसके पास कुछ भी नहीं है वह फिर भी आधा दे देता है सरकार। अब यहाँ ये लेखक ने एक व्यंग्य किया है कि गरीब व्यक्ति फिर भी दान पुण्य कर देते हैं, लेकिन पैसे वाले जो लोग हैं वो अपने पैसे को बिल्कुल भी घटाना नहीं चाहते हैं। वो अपने केवल रौब के बल पर ही सारे काम करवाने चाहते हैं, और रौब के बल पर कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए उसके काम में अपने आप नफासत आती गई, सुंदरता आती गई। सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में आंवले डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया तो लगता है इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली है। यानी कि राजा है ना वो कंगाल है भाई, कंगाल है, इसलिए इसके पास टोपी नहीं है, और टोपी नहीं इसलिए इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अक्का बक्का रह गया।
एक तो तमाम कारीगरों की ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती यानी सूरत कम यानी सुंदरता कम थी, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? पाखी भाई पंखों वाली। तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवज़मे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुँह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। मुँह फट यानी मुँह पर कहने वाले महाराज को बिल्कुल बेपर्दा कर देगी। राजा ने तो खुद ही घबरा कर कह रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहा, कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ करके कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी वापस लौटा दी। कौन इस मुँह फटके मुँह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कस करके पकड़ ली। तो विद्यार्थियों, ये है जो लोग राजा के सामने भी सत्यता कहने से नहीं डरते हैं, ऐसे लोगों का प्रतीक है गौरैया। तो विद्यार्थियों, हमने ये लेसन पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम करेंगे इसका अभ्यास। वीडियो बड़ा था लेकिन है ना, स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।